अगर चेहरे की रौनक छिन गई तो फिक्र क्या मुझको, कि चेहरा जिंदगी भर तो सुनहरा हो नहीं सकता। वाह। कभी तुमने दिए उस जख्म की औकात ही क्या है, हमारे प्यार से ज्यादा वो गहरा हो नहीं सकता। ओफो, मर जाऊं मैं। वाह वाह वाह। शायरी जो है दो चीज़ों से बनती है, एक आपका थॉट, एक आपका क्राफ्ट। पहले तो उस्ताद और शागिर्द की परंपरा होती थी, जी बिल्कुल। अब यूट्यूब से हर लोग सीख रहे हैं। हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ये जो थॉट आया है पोइट्री में लिखना है या इसकी कहानी कहनी है। नहीं, कभी कभी हम डिसाइड करते हैं, कभी कभी थॉट डिसाइड करता है। आपके ख्याल के हिसाब से आपने शायरी भी लिखी है, जी आपने लिरिक्स लिखे हैं गानों जी। के, आपने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे हैं, जी, स्क्रिप्ट लिखी है पूरी जी। फिल्म की ये कहानी ये की, सारे इल्जाम मुझ पे लगाए जा सकते हैं। आपने नॉवल लिखा है जी। और आपका पोइट्री का एक संकलन है। बहुत सारी वजह थी जिनकी वजह से आप अचानक लिखने लगे। जी। तो वो क्या वजह थी जो जिसने आपको कलाकार बना दिया? पहली पोइट्री जो मैंने लिखी थी वो जी। 4 पंक्तियां हैं। मेरे पॉडकास्ट में, मेरी- बरखा पॉडकास्ट जी। में पहली बार इरशाद। न कोई दुख है न कोई खुशी की बात, मगर ये बात सच है कि अक्सर उदास रहता हूँ। ये किसकी याद ने मुझको बना दिया शायर, ये किसको सोच के मैं शेर वेर कहता हूँ। इरशाद। अगर चेहरे की रौनक छिन गई तो फिक्र क्या मुझको, अगर चेहरे की रौनक छिन गई तो फिक्र क्या मुझको, कि चेहरा जिंदगी भर तो सुनहरा हो नहीं सकता। वाह। कभी तुमने दिए उस जख्म की औकात ही क्या है, हमारे प्यार से ज्यादा वो गहरा हो नहीं सकता। ओफो, मर जाऊं मैं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शायरी आपने सुनाई है त्रिपुरारी शुक्रिया। कुमार शर्मा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। और शुक्रिया ये आपका। शेर कैसे आने लगे? ये अपने आप आ गए या थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी कि बुलाए गए हैं ये शेर? ये ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिनमें से एक चीज़ आर्ट भी है। कोई भी आर्टिस्ट है, आप किसी से भी आर्टिस्ट से बात करेंगे हाँ। तो वो यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं। मैं राइटिंग के को लेके बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें 60-70% तो अपने आप चीज़ें होती हैं। हाँ। 30% आर्टिस्ट को भी काम करना पड़ता है। ओके। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शायरी जो है दो चीज़ों से बनती है, एक आपका थॉट, एक आपका क्राफ्ट। थॉट अपने भी हो सकते हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या आपकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये थॉट हो गया। अब बात आती है क्राफ्ट की। क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी होती है। ओके। वो आप अपने बड़े शायरों को पढ़ के, बड़े राइटर्स को पढ़ के सीखते हैं, या किसी के अंडर में। पहले तो उस्ताद और शागिर्द की परंपरा होती थी, जी बिल्कुल। अब यूट्यूब से हर लोग सीख रहे हैं। या अब बहुत सी किताबें हैं जिसे पढ़कर चीज़ें सीखी जा सकती है, राइटिंग सीखी जा सकती है, चाहे वो किसी भी तरह की राइटिंग हो। हाँ। तो मुझे लगता है 60-70% तो आमद होती है। हाँ। आप बैठे बैठे कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स आपको आते हैं, हाँ। बाद में उसको आप पर्टिकुलर क्राफ्ट में ढालते हैं कि अब एक थॉट तो आ गया, लेकिन ये थॉट आप पोइट्री में बयान करना होगी, या फिर इस थॉट को आप कहानी के रूप में लिखना चाहते हैं या उपन्यास के रूप में लिखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्राफ्ट पर डिपेंड करती है कि वो थॉट कितना बड़ा है, थॉट का कैनवस कितना बड़ा है, कि वो किस फॉर्म के लिए मुनासिब होगा। ओके। जी। ओके, तो बहुत ही कमाल का आपने पर्सपेक्टिव दिया है। हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ये जो थॉट आया है पोइट्री में लिखना है या इसकी कहानी कहनी है। नहीं, कभी कभी हम डिसाइड करते हैं, कभी कभी थॉट डिसाइड करता है। मैंने कभी कहा कभी कि विचार डिसाइड करता है कि बिल्कुल। उसको पोइट्री में आना है कि कहानी में आना बिल्कुल है। बिल्कुल। वाह वाह, मजा आ ख्याल गया। जितना बड़ा या छोटा होगा उसी के हिसाब से क्राफ्ट आप चुनते हैं। हाँ, तो आपके ख्याल के हिसाब से आपने शायरी भी लिखी है, जी आपने लिरिक्स लिखे हैं गानों जी। के, आपने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे हैं, जी स्क्रिप्ट लिखी है पूरी जी। फिल्म की ये कहानी ये की, सारे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए जा सकते हैं। आपने नॉवल लिखा है जी और आपका पोइट्री का एक संकलन है। जी। और ये सब अलग अलग थॉट्स थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। थॉट्स ने डिसाइड किया कि आपने डिसाइड किया? थॉट्स ने डिसाइड किया, ऑफ कोर्स थॉट्स ने किया, ओके। क्योंकि शुरुआत हुई थी पोइट्री से। जब मैं 13 साल का था, हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे बहुत सारी वजह थी। अचानक एक दिन मैं लिखने लगा। तो मुझे ये जो एक मिनट जी। मैं आपको रोकूंगी यहाँ। जी
ये बहुत सारी वजह थी जिनकी वजह से आप अचानक लिखने लगे। जी। तो वो क्या वजह थी जिसने आपको कलाकार बना दिया? अब सोचता हूँ, अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है 2 वजहें थी। हाँ। मैं 13 बरस का था, तो 13 बरस की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। तो 2 साल का वफ़ा था। 2 साल के बाद करीब 15 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू किया था। और 15 साल की उम्र अगर अब जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 15 साल की उम्र बहुत ही कच्ची उम्र होती है। और ये वही उम्र होती है जब अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों के थॉट्स आपको आने लगते हैं, अगर आप लड़की हैं तो लड़कों के थॉट्स आते मतलब हैं। उनके बारे में आप सोचने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये एक अजीब सी उम्र थी जब एक तरफ मैंने अपने पिता को खोया, दूसरी तरफ जो है एक पूरी अलग तरह की ज़िंदगी में महसूस कर रहा था। तो वहाँ पे अचानक एक रात मैं लिखने लगा। और अब जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही वजहें थी, क्योंकि जो मेरी पहली शायरी थी, पहला जो थॉट था वो यही था जिसमें ये दोनों ही चीज़ें थीं। तो हो जाए ज़रा जी, सुनाएंगे? मैं बताता हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। मेरे पॉडकास्ट में, बरखा पॉडकास्ट में पहली बार। जी, मेरी इरशाद। पहली पोइट्री जो मैंने लिखी थी वो 4 पंक्तियाँ हैं। न कोई दुख है न कोई खुशी की बात मगर, न कोई दुख है न कोई खुशी की बात मगर, ये बात सच है कि अक्सर उदास रहता हूँ। ये किसकी याद ने मुझको बना दिया शायर, ये किसकी याद ने मुझको बना दिया शायर, ये किसको सोच के मैं शेर वेर कहता हूँ। तो अब जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है जाहिर है फर्स्ट 2 लाइंस जो है कहीं ना कहीं फादर की डेथ का बहुत असर उसमें दिखता है। बाकी की 2 लाइंस आने वाली ज़िंदगी का ख्वाब भी उसमें है। हाँ। वो एक इशारा है, मगर है ज़रूर। तो त्रिपुरारी एक बात बताइए, एक ही ख्याल में आपने 2 बातें कह दी, एक गुजरे हुए जो दुख था वो, और एक आने वाली उम्मीद। जी। तो ये मुश्किल नहीं है सोच पाना? उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। अचानक एक रात मैं उठा, 12 अगस्त 2001 रात के 1:30 बजे मेरी नींद खुलती है। मैं हॉस्टल में सोया हुआ था और अचानक मैंने ये 2-4 पंक्तियाँ लिखी और मैं सो गया। मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या मेरे साथ। जाहिर है पिछले 2 साल से जो कुछ मेरे जहन में चल रहा होगा उसका एक क्लोज़र था ये। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कुछ अजीब सा हुआ है मेरे साथ। मैंने एक अपने सीनियर जो थे स्कूल में, हॉस्टल में, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला हाँ ये चीज़ें होती रहती हैं, तुम लिखना जारी रखो, मगर क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई है तो लिखना बंद मत करना। और उस दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं लगातार लिखता रहा। मैं कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैंने नहीं लिखा। 1-2 साल के बाद समझ आया कि ये लिखना काफ़ी नहीं है, काफ़ी क्या होता है सोचना। और 2001 की बात थी और 2024 अभी चल रहा है। एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मेरे जहन में कुछ न कुछ ना चल रहा हो। मुझे लग रहा है कि उस वक्त जो एक चिराग रोशन हुआ था मेरे भीतर, मेरे जहन में, वो चिराग अभी तक जल रहा है और पता नहीं कब तक चलता जाएगा। कभी कभी मुझे ख्वाब भी आता है कि पता नहीं वो चिराग बुझ तो नहीं जाएगा, वो रोशनी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। लेकिन क्योंकि पिछले 20-22 बरस में ख़त्म नहीं हुई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम मरते दम तक तो वो रोशनी रहेगी मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रहेगी। और उस रोशनी से आप हम लोगों की ज़िंदगियां भी रोशन करते रहेंगे, क्योंकि आपकी शायरी सुन सुन के मुझे तो मज़ा ही आ जाता है। इतने खूबसूरत ख्याल। इसी बात पे एक खूबसूरत शेर हो जाए। मैं एक नज्म का एक टुकड़ा पढ़ देता हूँ। इरशाद। कि ज़बां तुम काट लो या फिर लगा दो होंठ पर ताले, ज़बां तुम काट लो या फिर लगा दो होंठ पर ताले, मेरी आवाज़ पर कोई भी पहरा हो नहीं सकता। मुझे तुम बंद कर दो तीरगी में या सलाखों में, परिंदा सोच का लेकिन ये ठहरा हो नहीं सकता। वाह। अगर तुम फूंक कर सूरज बुझा दोगे तो सुन लो फिर, जलाकर ये जहन अपना उजाला छांट लूँगा मैं। वाह। सियाही ख़त्म होएगी कलम जब टूट जाएगा, तो अपने खून में उंगली डुबाकर सच लिखूंगा मैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कब लिखा आपने? ये मुझे लगता है कि कॉलेज के दिनों में मैंने लिखा था। कॉलेज के दिनों में लिखा था।
तो ये कितने 2001 से लिखना शुरू किया, अब तो बहुत साल हो गए। बहुत साल। और इस सब के बीच में मैं पढ़ के बताना चाहूँगी, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है आपकी अचीवमेंट्स की कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और क्योंकि ख़त्म ही नहीं होती है, पर हम उनमें से कुछ उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत ही रिसेंटली एक पिक्चर रिलीज हुई है, अ वेडिंग स्टोरी, जी, जिसमें 4 गानों के लिरिक्स आपने लिखे हैं। जी जी। उसके अलावा एक नाम नमक निशान नाम की एक अमेज़ॉन मिनी पर एक सीरीज़ है जिसका टाइटल ट्रैक के लिरिक्स आपने लिखे हैं। जी। उसके अलावा मोदी जी की बेटी के डायलॉग्स आपने लिखे हैं। जी, एडिशनल डायलॉग, उर्दू डायलॉग्स लिखे थे, उर्दू डायलॉग्स लिखे हैं। कुछ बातें कुछ यादें विद अनु कपूर, ये तो बहुत ही फेमस प्रोग्राम था जी, सोनी मिक्स पे, सोनी मिक्स पे, जिसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी है। उसके अलावा लाइट कैमरा किस्से जो सेट मैक्स पे आता था जी, उसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी है। और संयुक्त एक प्रोग्राम आता था जी टीवी पर, उसका टाइटल ट्रैक आपने लिखा है, उसके लिरिक्स आपने लिखे हैं। कुंडली भाग्य तो सबको पता है, मतलब मैं टीवी नहीं देखती हूँ पर मुझे कुंडली भाग्य पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है जितने लोग हिंदी जानते हैं उनको पता होगा कुंडली पूरे तो मैं जानती हूँ, पर इंडिया। मैं यस ऑफ कोर्स उसमें आपका लिखा हुआ गाना लौट आओ माँ जी, वो फीचर हुआ है। जी जी। और इसके अलावा जो बहुत ही कमाल की एक नॉवल आपने लिखी है, आखिरी इश्क। इश्क, जी। नॉवल आपने लॉकडाउन में लिखी? जी जी। और लॉकडाउन में आपको अपने कमरे में बंद कर लिया और सिर्फ लिखते रहे। और मुझे इसलिए पता क्योंकि आप फ़ोन करके मुझे बताते थे जी कि मैंने इतने चैप्टर्स लिख लिए, अब मैं यहाँ, और मुझे लगता था कि त्रिपुरारी कहाँ गायब हो गए हैं। तो आप अपने कमरे में बंद करके आपने एक नॉवल लिख डाली। तो पूरी दुनिया ही बंद थी कमरे में। हाँ, मैंने कुछ क्रिएटिव कर लिया। आपने उस वक्त का कितना सदुपयोग किया है। बिल्कुल। जो आपने एक नॉवल लिख दी, साइ-फाई नॉवल है जी। और उसका फिर पार्ट 2 भी लिख लिया आपने? जी, अभी कल ही ख़त्म किया है। कल आपने उसका पार्ट 2 ख़त्म किया है। उसके अलावा आपने शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन लिखा है, नॉर्थ कैंपस। जी। और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि आप भी नॉर्थ कैंपस से पढ़े हैं। जी जी। और वहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस पे जी, बेस्ड ये कहानी इसीलिए तो लिख पाया मैं। हाँ, तो वो जो एक्सपीरियंसेस थे उनको स्टोरीज में आपने लिख दिया। जी। और जिन जिन ने पढ़ा है सबको बड़ा मज़ा आया, मैंने भी पढ़ा, मुझे बहुत मज़ा आया। उसके अलावा मैथिली की पोइट्री कलेक्शन, जी, आपने मैथिली में लिखा है एक पोइट्री जी। कलेक्शन। मैथिली मेरी मदर टंग है, तो जाहिर है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मुझे लौटाना था अपनी माँ को। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको साहित्य अकेडमी ने पब्लिश किया है। ये तो बहुत सम्मान की बात है त्रिपुरारी। इससे पता चलता है कि कितनी खूबसूरत और कितनी क्वालिटी की पोइट्री है जो साहित्य अकेडमी ने मैथिली भाषा में उसको पब्लिश किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एकेडमी की एक योजना होती है कि किसी भी साहित्यकार की वो पहली किताब पब्लिश करते हैं। हाँ। तो जब मैं कॉलेज में था तो उन दिनों मैं जाहिर है लिखता था, तो मैंने सबमिट कर दिया था। उन्हीं दिनों कमीशन हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कॉलेज में मैं में होते हुए बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे थे। कितने साल के थे आप? शायद 22-23 साल का रहा होऊंगा मैं। 22 साल में मैं क्या कर रही थी? मैं हर बार सोचती हूँ, मेरे जो गेस्ट्स आते हैं ना, एक कोई अभी आने वाला है उनका पॉडकास्ट, आशीष रेगो। 19 साल की उम्र में उन्होंने बहुत ही कमाल किया था। तो जब उन्होंने बताया कि 19 साल की उम्र में उन्होंने ये कमाल किया, मैं सोच रही थी मैं 19 साल में क्या कर रही थी। बट ये तो इट्स फैंटास्टिक कि इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सोच पाना और वो कर जाना और उसके लिए रिकग्निशन मिलना, बिल्कुल, ये तो बहुत कमाल की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शुक्रिया इसके लिए। उसके अलावा आपके लिखे हुए गाने जी, अलका याग्निक जी ने गाए हैं जी, जावेद अली ने गाए हैं जी, अमित मिश्रा ने गाए हैं, और ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ज़रा बताएंगे उन गानों के बारे में जो लोग अब भी एकदम खोल के देख लें कि कौन सा गाना है, बता दीजिए। अलका जी के साथ मैंने 2 गाना किया है। एक तो अभी आया नहीं है, एक आ चुका है। तो ये सारेगामा यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और तुम रहना। और इसके अलावा जावेद भाई के साथ कई सारे गाने हमने किए, 4-5 गाने किए हैं, जिसमें से 2-3 अभी आ चुके हैं, 2-3 और आएंगे। अमित के साथ एक ही गाना किया था, वो भी सारेगामा पे है। तो अभी क्या है, पिछले कुछ सालों से ना सिंगल्स का चलन बहुत बढ़ गया है।
प्रॉपर एल्बम की बजाय आप एक गाना करते हैं, सिंगल्स कहा जाता है उनको। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे मौके ज़िंदगी में आए जब बहुत अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने का मौका मिला। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, अलका जी तो इट्स लाइक कि ड्रीम, कि आप जब बचपन में जिनके गाने सुनते हुए आप बड़े होते हैं, उनके साथ काम करने का, उनके सामने बैठने का, उनसे बात करने का, और वो अगर आपके लिखे की तारीफ़ कर दें तो इट्स लाइक कि अब तो भैया अब निकल लो दुनिया से, अब बचा ही क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे मौके मेरी ज़िंदगी में आए जहाँ पे इस तरह के लम्हे मैंने जिए हैं। तो बहुत सबके साथ काम करके इतना अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस तरह के आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है। और पिछले 10 सालों में मैंने इतने आर्टिस्ट के साथ काम किया, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि मुझे लगता है कि मतलब खुशनसीबी अगर कुछ है दुनिया में तो यही है कि आप अपने से बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठ के उनकी सोहबत में कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस बात पे मैं आपको जी कहूँगी कि जी मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। हमने कुछ हमने एक जिंगल्स जिंगल पे किया था, यस जिंगल यस पे हमने काम किया जी और हमने कुछ स्क्रैच बनाए थे बिल्कुल। जिंगल्स। और मैं तो इस पे फिदा हो गई कि मैंने बस बताया ख्याल कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और 5 मिनट के अंदर आपने पूरा एक 12 लाइन का एक पूरी पोइट्री लिख दी, बिल्कुल। और वो 1 घंटे में तैयार भी हो गया, इतना और फटाफट मज़े की फटाफट, बात है वो सेलेक्ट भी हो गया था, और एक बार में वो सेलेक्ट हो गया एक बार था। में सेलेक्ट हुआ था। ये तो बहुत कमाल, वरना ये आप तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपका किया हुआ फर्स्ट ड्राफ्ट अगर सेलेक्ट हो जाए, इससे बड़ी खुशी नहीं होती है। हाँ क्योंकि ऐड की दुनिया में ये बहुत मतलब दोबारा तिबारा चौबारा 10 बार 20 बार ड्राफ्ट तो आपको करना ही होता है। तो त्रिपुरारी, मैं उस समय बहुत नर्वस थी जब हमने ये भेजा था ना, क्योंकि मैं ही बात कर रही थी चैनल आई से। थिंक हमारा पहला काम था वो। हाँ हम बहुत बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सालों से हम चाह रहे थे कुछ साथ में करना। हाँ और यही होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट आपके हिस्से में है ना तो वो हो जाता है ऐसे। हाँ हाँ। और वो हो गया तो बहुत एक खूबसूरत याद है या वो प्रोजेक्ट। मुझे तो ये याद है, मैंने बोला त्रिपुरारी ये चीज़ें 4 चीज़ें हैं, और 5 मिनट के अंदर लिरिक्स आ गए। फिर मैंने और आउटफ्लाई ने मिलके उसको कंपोज किया, वो बिल्कुल भेज दिया, और वो अप्रूव हो गया। वो सबसे approve अच्छी हो बात गया। यही थी उसमें हाँ पूरे प्रोसेस के दौरान। हाँ। और वो प्रोजेक्ट क्या था? इनका जिंगल था ना फीफा। फुटबॉल का, फीफा का। तो वो प्रोजेक्ट था हम्म, फीफा वर्ल्ड कप में एक इंडियन चैनल जो जिनके पास उसके राइट्स थे, उसको प्रमोट करना चाह रहे थे। हाँ, उसके प्रमोशन का एक जिंगल था, प्रमोशनल सॉन्ग था। तो वो हमने कंपोज किया था। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आपने एफएम चैनल पर जिंगल्स लिखे हैं, जी एड्स लिखे हैं। जी। तो मैंने भी उसी एफएम कंपनी में काम किया है। वही हमारी मुलाकात हुई थी। वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। थैंक्स टू एफएम। थैंक्स टू एफएम। या और मज़े की बात ये है कि मैं जो आमतौर पे बहुत बात कर लेती हूँ, आप एकदम क्वाइट से थे, और मैंने कभी सोचा, मतलब ऐसा था कि हाँ, त्रिपुरारी हमारी टीम में हैं। आप अलग बैठते थे, मैं अलग बैठती थी अपने कॉलीग्स के साथ। एक दिन आप आ गए मेरे स्टूडियो में और आपने बात छेड़ी कि साथ में कभी काम करते हैं, और आपने इस बारे में बात की कि कभी हम लोग जैम करते हैं, म्यूज़िक बनाओ तुम, या कुछ काम करते हैं साथ में। और ये बहुत पुरानी बात थी, और ये काम हम कर पाए कुछ 2 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी जब थी। हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी, उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। हम ये काम कर पाए। बिल्कुल तो इट वाज फन, वर्किंग बिल्कुल। एट एफएम, एंड इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद यू। ओह, थैंक यू सो Of मच course. त्रिपुरारी। बट फैसिनेटिंग मेरे लिए ये था कि हम वहाँ पर, वो नहीं होती फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री में काम होता है ना, वैसे हमने काम किया है। मतलब एक सेकंड बिल्कुल। का चैन नहीं। एक काम करके दिया, दूसरा काम आ गया, दूसरा काम करके Infact, उससे दिया, पहले ही आ उससे पहले ही आ गया, एक लाइन से। तो मेरे लिए तो ये ऐसा था कि व्यूअर्स का ना एक बाढ़ है, आपको उसमें तैर के जाना था। मैं व्यूअर्स करे जा रही हूँ, और आप तो वो व्यूअर्स लिख रहे थे। तो आपको तो क्लाइंट से वो आ गया स्पेसिफिकेशन कि ये 4 चीज़ें चाहिए, और आपने वो लिखा, वो मेरे पास आया, मैंने वो बोला, फिर उसके ऊपर म्यूज़िक लगा, उसके बाद वो ऐड बना। तो ये फैक्ट्री सेटिंग पे, जैसे फ़ोन में होती है फैक्ट्री सेटिंग, उस सेटिंग पे आपने जिंगल्स लिखे हैं, आपने एड्स लिखे हैं।
तो ये कैसे कर पाते हैं आप त्रिपुरारी? इसके पीछे दो वजह हैं। पहली चीज़ यह है कि आपका रियाज कैसा है। एक किसी शायर ने कहा है, इरशाद। एक शेर है कि ये नहीं देखते किसकी है रियाजत कितनी। रियाजत यानी कि अभ्यास, एक्सरसाइज जो आप करते हैं, प्रैक्टिस, एक्चुअली प्रैक्टिस। ये नहीं देखते किसकी है रियाजत कितनी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। ओह वाह! तो जब आप ये कहते हैं ना कि आप 15 मिनट में या 5 मिनट में जिंगल कैसे लिख लेते हैं, तो वो तो आपने 5 मिनट में लिखते हुए मुझे देखा है ना, लेकिन उससे पहले जो 20 साल की मेरी जो रियाज है वो तो नहीं देखा आपने या किसी ने भी। तो ये जो 20 साल का रियाज है, जो गायक लोग होते हैं बिल्कुल वो रियाज करते हैं, जो एक्टर्स होते हैं वो सब रियाज करते हैं, हर आर्टिस्ट करता है, चाहे वो म्यूजिशियंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रियाज राइटिंग का करना पड़ता है कि मन में आता है कि करूं? मन में तो कभी नहीं आएगा क्योंकि हाँ। सारे आर्टिस्ट जो है ना वो आलसी होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे ही होते हैं, इसमें क्या है। मैं सबकी तरफ से कह सकता हूँ ये बात। ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो किसी भी आर्ट फॉर्म में कॉमन है, वो आलसपन है। इसके अलावा क्राफ्ट की जब आप रियाज करते हैं उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप नहीं निकलेंगे, नहीं करेंगे, मान लीजिए कि आपको अच्छी सेहत चाहिए, आपको बॉडी बनानी है, बेसिक मेंटेन करना है हेल्थ, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। जिम ना जाना भी चाहे योग कर लें, कुछ भी कर लें, आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, राइट। अगर उसके लिए तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, अगर आपके पास सुबह के अलावा वक्त नहीं है तो। इसीलिए राइटिंग में भी या किसी भी आर्ट फॉर्म में रियाज के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत मन करेगा ना करें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। और आर्ट का जो नुकसान होना है वो तो होना ही है। आर्ट का भी नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट का क्यों नुकसान होगा? आर्ट का इसलिए नुकसान होगा कि आपके आलसपन के चक्कर में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपके माध्यम से दुनिया में आ सकती थीं वो आने से रह जाएगी। तो इस तरह से आर्ट का नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत ही अनयूजुअल बात आपने बताई त्रिपुरारी, कि अगर एज एन आर्टिस्ट मैंने प्रैक्टिस नहीं की और छोड़ दिया तो वो जो मेरे थ्रू आना है इस दुनिया में वो आने से महरूम हो जाएगा, वो आने से नहीं आ पाएगा। मैं समझ रही हूँ। ये तो बहुत डीप बात है यार। मैं एक्चुअली में मैं आई एम स्टन्ड, मैं थॉट में रह गई हूँ। पर त्रिपुरारी, आपने ये बात भी कही थी कि आर्टिस्ट जो हैं वो पैदा होते हैं, पर ऐसे भी तो आर्टिस्ट हैं जो बहुत आगे जाके, मतलब शुरू में वो कुछ और कर रहे थे, आगे जाके उनको समझ में आया कि ये नहीं करना है और उन्होंने कुछ आर्ट उठाई, उसकी बहुत प्रैक्टिस की और बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए हैं। ऐसा होता है। इसकी वजह क्या है कि जिस वजह से वो मशहूर हो गए उससे पहले जो कुछ भी कर रहे थे इसका मतलब है वो उसके लिए नहीं था, या एक उम्र तक उन्होंने किया। दूसरी बात, जब उनको ये समझ आता है कि ये चीज़ है जो मेरे लिए बनी है, तो इसका इतना सा ही मतलब है कि एक वक्त के बाद उनको ये बात समझ आई है। क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में ना, और मुझे लगता है कि एक इंसान जब पैदा होता है ना, उसके भीतर हर तरह के बीज होते हैं। आपकी ज़िंदगी आपको किस तरह के मौके फराहम करवाती है, किस तरह के मौके आपको प्रोवाइड करती है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, इसमें टाइम भी मैटर करता है, जगह भी मैटर करता है, और लोग भी मैटर करते हैं। उस तरह की चीज़ जो है अपने आप जाहिर होने लगती है और आपको समझ में आने लगता है। वाह! तो त्रिपुरारी, आप बिहार से हैं? जी। और मैथिली आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है? जी। उसके अलावा और कौन सी भाषाएं आप बोलते हैं और उनमें लिखते हैं? मैं जिस इलाके में पैदा हुआ, समस्तीपुर ज़िले का नाम है। हाँ। गांव का नाम है एरौत। मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। एरौत। ऐसा कहते हैं कि इंद्र का जो हाथी है उसका नाम था एरावत। हाँ, मुझे तभी मैंने एरावत बोला। जी, बचपन में मैं सुनता आया हूँ कि एरावत से पढ़ा, तो मैं कभी कभी मजाक में दोस्तों को कह देता हूँ कि हाँ, एरावत इधर ही रहता था। तो खैर, तो उस गांव में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कम से कम 3 तो है ही, क्योंकि वो मेरा जो गांव है बॉर्डर इलाका पड़ता है। मैथिली वहाँ पे ख़त्म हो रही है, अंगिका शुरू हो रही है। अंगिका बोलियाँ हैं। अच्छा। अंगिका, बजिका, ये सारी बोलियाँ हैं।
तो इससे पहले कि इसमें घुसे मैं बता दूं, बिहार में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लोग सिंपल कहते हैं कि ये बिहारी लैंग्वेज है। हाँ, बिहारी लैंग्वेज जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। बिहारी लैंग्वेज जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तुमको पता ही नहीं था, देख लो, ठीक है। तो बिहार में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से एक है, मुख्यतः 3 तरह की भाषाएं हैं। मैथिली है, भोजपुरी है, मागही है। माघी। इसके अलावा बिहार स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी और उर्दू। क्या? जी, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है जी। बिहार की? सेकंड लैंग्वेज है। ऑफिशियल फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी है? सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। अच्छा, ये और बहुत से मैथिली लोग, किधर आती है फिर? मैथिली ये रीजनल लैंग्वेज हो गई। मैथिली रीजनल लैंग्वेज हो जी। गई, ओके। तो बिहार में 3 रीजनल लैंग्वेज है, मैथिली, भोजपुरी और माघी। माघी। पटना के आसपास का इलाका जो है, बेसिकली गंगा पार के इस तरफ का इलाका, वो माघी बोलती हैं। और भोजपुरी जो यूपी से सटा हुआ इलाका है वो भोजपुरी बेल्ट है। और नेपाल से सटा हुआ जो इलाका है, दरभंगा, मधुबनी, ये सारी जगहें जो है मैथिली बोली जाती है। ओह। और मज़े की बात बताऊं, मैं जहाँ पैदा हुआ सिर्फ 400 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं। हाँ। और मैं जिस इलाके में, उसमें एक से एक बड़े नाम, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। और पूरा बिहार अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो एक से एक लोग पैदा हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो वहाँ पे जितने बड़े नाम पैदा हुए हैं उतनी तरह की अव्यवस्थाएं भी आपको दिख सकती हैं। वो एक अलग मामला है। इतने बड़े बड़े नाम पैदा बिल्कुल, हुए बिल्कुल। हैं, उनमें से एक आप भी हैं। मैं तो क्या ही हूँ, बट ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। इसी बात पे एक शेर हो जाए। शेर सुना देता हूँ मैं। हाँ। मेरे हिस्से में कई जाम भी आ सकते हैं। मेरे हिस्से में कई जाम भी आ सकते हैं। मेरे हिस्से में कई जाम भी आ सकते हैं। तू जो चाहे तो सरे शाम भी आ सकते हैं। ओफ। मेरे हिस्से में कई जाम भी आ सकते हैं। तू जो चाहे तो सरे शाम भी आ सकते हैं। हम वही हैं जो तेरे काम ना आए, लेकिन हम वही हैं जो तेरे काम ना आए, लेकिन हम वही हैं जो तेरे काम भी आ सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, शुक्रिया। खुश कर देता। मजा आ गया। मेरा तो मन हो रहा है त्रिपुरारी कि एक के बाद एक, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, कि आओ त्रिपुरारी शेर सुनाओ। तो मेरा मन हो रहा है कि आप ये एक के बाद एक ये सिलसिला जारी रखें, पर मन तो बहुत कुछ भी कर सकता है। तो मन को काबू में करके मैं आपसे पूछना चाहूँगी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 13 साल 15 साल की उम्र में आप बिहार में थे, तो क्या आप अपने पूरे परिवार से पहले हैं जिन्होंने पोइट्री लिखना, ये सब लिखना बेसिकली शुरू किया? मैं पहला हूँ, लेकिन कोविड के दौरान मैंने अपने पिताजी की बहुत सारी डायरियाँ खंगाली, तो मुझे 3-4 पोइट्री मिली। और मुझे अचानक याद आया कि एक दिन मेरे गांव में एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं जिनका लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, जहाँ हम लोगों ने पढ़ी है उन्हें। यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो ये कविता आरसी प्रसाद सिंह ने लिखी, जो मेरे घर के बगल में है। और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की चीज़ है, जिसका रियलाइजेशन मुझे ज़ाहिर है एक उम्र के बाद हुआ, क्योंकि मैं बच्चा था, मुझे क्या पता। मैंने एक दफ़ा उनको देखा हुआ है अपनी आँखों से। वाह। तो मेरे बाबूजी अपने गांव में जो हाई स्कूल है उसके प्रिंसिपल थे। तो और स्कूल में एक अलमारी थी जिसमें बहुत सारी आरसी बाबू की किताबें रखी हुई थी। आरसी बाबू? जी, आरसी बाबू हम कहा करते थे उन्हें। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि शर्मा, तुम अब स्कूल के प्रिंसिपल हो गए हो, तो मेरी किताबों को संभाल कर रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैंने जब वो ख़त कोविड के दौरान पढ़ा, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि उन दोनों के बीच क्या क्लोजनेस रहा होगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं शायद 7-8 साल का रहा होऊंगा, तो आरसी बाबू का एक वार्षिकोत्सव मनाया जाना था, उनका जन्मदिन मनाया जाना था गांव में ही। तो उस दिन मेरे बाबूजी ने एक बहुत छोटी सी पोएम लिखी थी उनके लिए, कि मुझे पोएम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे अब तक अचानक से ध्यान आया कि अच्छा, वो पोएम बाबूजी लिख रहे थे, मैं पास में ही बैठा था। तो इस तरह से 2-4 पोइट्री मेरे बाबूजी ने लिखी थी, और वो बहुत बहुत अलग टाइम था। अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं, हिंदी में एक शब्द है संक्रमण, मतलब
पहले की चीज़ भी आपके भीतर होती है और नई चीज़ भी आप है। तो मुझे लगता है मैं ठीक बीच में ना एक ऐसी बाउंड्री लाइन पे खड़ा हूँ जहाँ से पुरानी दुनिया ख़त्म होती हुई नज़र आती है और नई दुनिया शुरू हो रही है। क्योंकि मेरे बचपन को जब मैं याद करता हूँ तो वहाँ पे चिट्ठियों का ज़माना था गांव में। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का था तो बहुत सारे गांव के आसपास की गांव की बहुत सारी लेडीज़ आती थी चिट्ठियाँ लिखवाने, उनके हस्बैंड जो गांव से बाहर रहते थे। और मेरे घर में ये रूटीन था, मेरे खुद के बड़े भाई लोग सब पटना में रहते थे, दिल्ली में, मुजफ्फरपुर, इधर उधर। तो बाबूजी कहते थे कि हर संडे को एक चिट्ठी लिखनी है उनको, क्योंकि चिट्ठी के अलावा और कुछ कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं था। तो मुझे अभी याद है हर संडे को एक चिट्ठी लिखता था और उन्हें पोस्ट करता था। 25 पैसे की तो वो पोस्ट कार्ड आता था, 25 पैसे का, और हर संडे को हम लिखते थे, बाबूजी को दिखाते थे, बाबूजी कहते ठीक है पोस्ट कर दो। बहुत सारी चिट्ठियाँ अभी पड़ी होंगी, बहुत सारे लिफाफे, लिफाफा 1 रुपये का आता था। तो ये मतलब उस तरह का बचपन था। और मैं आपको बताऊं पूरे गांव में 3 या 4 घर पक्के थे, मतलब छतों वाले घर। सारे घर जो थे फूस के, लकड़ी के घर बने हुए थे, छप्पड़ के घर बने थे। ज़्यादा से ज़्यादा खपड़ेल हम कहते हैं, खपरा एक तरह की चीज़ होती है। तो और वहाँ पे शाम जब होती थी ना तो ऐसा लगता था, पीछे घर के पीछे बागमती नदी है, तो एक तरफ शाम हो रही है, धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, गांव के जो चरवाहे हैं वो गाय और भैंसे और बकरियां चरा कर लौट रहे हैं। सारे दरवाज़ों के ऊपर जो है ना वो घूरा लगाया जाता है, मतलब जो भी आप साफ़ करने के बाद कचरा वचरा बच जाता है ना उसको जलाया जाता है शाम को। तो आप सोचें कि शाम हो रहा है, एक तरफ सूरज ढल रहा है, एक तरफ हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, और चरवाहे जो गाय बकरियों को, भैंसों को लौट रहे हैं उनके साथ शाम को, तो वो घंटियाँ बज रही हैं। और शाम हो जाती थी, लाइट्स नहीं है, बिजली नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लालटेन लेके पढ़ने बैठते थे। एक हमारे पास वो सीमेंट का बोरा होता था ना, उस पर हम लोग बैठते थे शाम को पढ़ने के लिए। और लालटेन की रोशनी में, कहीं कुछ है ही नहीं, हर एक दालान पे, हर एक घरों में एक लालटेन जल रहा होता था। वो भी तब जब आपके पास थोड़े से पैसे हों, आप मिट्टी का तेल ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ वो तेल के दिए ही जलते थे। तो उस तरह का बचपन मेरा रहा है जो मैं कभी 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 नहीं भूल पाता हूँ। और उसके बाद अचानक से एक ऐसी दुनिया, मैं फिर पटना आया पढ़ने के लिए। वहाँ पे मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन कैसा होता है, मैंने ख़ुद एसटीडी बूथ से किसी को फ़ोन किया। फिर मैं दिल्ली आया तो मेरे घर वालों ने एक मोबाइल ख़रीद के दिया, नोकिया 2300 तो बहुत ही कलरफुल हुआ करता था। तो इस तरह से एक एक स्टेप जो है ना मैं बढ़ता रहा। और ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो उम्र के साथ और आपकी ज़िंदगी में ना एक अलग तरह का स्वाद लेकर आते हैं, और वो आपकी राइटिंग में भी कहीं ना कहीं झलकता है। तो इस तरह से जाने कितनी ही बातें हैं, कितनी ही चीज़ें हैं जो ऐसा है, तो जाहिर है कभी ना कभी किसी न किसी तरह से वो राइटिंग में झलकती रहती है। तो बचपन में आप जहाँ रहते थे गांव में, वहाँ फ़ोन नहीं था? कुछ भी नहीं था। मैं 2000 से पहले मैं लेट 80s में पैदा हुआ हूँ। लेट 80s में कुछ भी नहीं था मेरे गाँव में, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, फ़ोन। अभी तो ऐसा लगता है कि मैं बॉम्बे के, मतलब कोई भी ऐसा छोटे से बॉम्बे में रहता हूँ ऐसा। अभी क्या नहीं है, बस ये है कि वहाँ की बिल्डिंग्स 2 स्टोरीज है मैक्सिमम, अदरवाइज सारी फैसिलिटीज़ जो आपको बॉम्बे में मिल सकती हैं वो सब फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। मुझे लगता ही नहीं मैं गांव में, घर के भीतर रहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। ओके। अब तो चीज़ें इतनी बदल गई हैं, बावजूद इसके गांव गांव ही हमेशा होता है। खेत हैं, खुले मैदान हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़, पेड़ पौधे हैं, घर बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ बॉम्बे में हम स्ट्रगल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी गांव को गांव कहलाने का हक देती हैं। तो त्रिपुरारी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप इंट्रोवर्ट हैं, है ना? जी जी। और मैंने दोस्तों से ये शिकायत सुनी है कि त्रिपुरारी तो कुछ बोलते ही नहीं है जी। पर आप जब किसी के साथ अकेले होते हैं, 1-on-1 बेसिस पे अगर किसी के साथ बैठते हैं तो आप चुप ही नहीं होते हैं। मतलब मुझे आपको बोलना पड़ता है, त्रिपुरारी 1 मिनट ज़रा होल्ड योर थॉट, मैं ज़रा पानी लेकर आती हूँ। ये इंट्रोवर्ट होना, क्या ये मदद करता है आर्ट में या नहीं करता है? अब मुझे नहीं मालूम करता है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे तो करता है। उसका बहुत कुल मिला के रीज़न इतना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो ये बता दूँ कि मैं अकेले में एक आदमी के साथ क्यों बात कर पाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं सबसे बात नहीं कर पाता। जब तक किसी न किसी से वो एक कनेक्शन महसूस नहीं होता, मेरी ज़ुबान ही नहीं खुलती है, पहली चीज़। और वो कनेक्शन जब बैठ गया, कनेक्शन मिल गया, तार जुड़ गए दिल के,
तो फिर तो ज़ुबान बंद ही नहीं होती है। क्योंकि इतने सारी, मान लीजिए कि मैं अगर सुबह से शाम तक 100 लोगों से मिलता हूँ, तो जाहिर है कि 98 या 99 लोगों से मैंने बात ही नहीं की है। और वो जो 100वां आदमी है उससे अगर कनेक्शन जुड़ गया तो जाहिर है वो जो 99 लोगों से मैं बात कर सकता था, वो सारी बातें तो फिर मैं उसी से करूँगा। तो यहाँ मैं पूछूंगी, यहाँ मैं पूछूंगी, आप फ्रीलांसर हैं जी, आपको तो इतने सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बिल्कुल, जिससे कि आप वो जान पाएं कि आप कौन हैं जी, और आप उनको बता पाएं आपका काम। जी, तो उसके लिए तो बहुत, मतलब यू हैव टू बी समथिंग एल्स। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सेलिंग होता है, बिल्कुल, अपने टैलेंट्स को बिल्कुल, सेल बिल्कुल, करना होता है। तो एज अ कहते हैं, इंट्रोवर्ट, मैं बताता हूँ, मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं उस पे आता हूँ। हाँ, निदा फाजली का एक शेर है जी, इरशाद, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में यही है कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ जी रहा हूँ और जब मैं पर्सनल लाइफ जी रहा हूँ, इंट्रोवर्ट मैं सिर्फ पर्सनल लाइफ में हूँ। मुझे मालूम है अगर मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा, पड़ेगा, ऑफ कोर्स, वो है ना, पड़ता है, अगर ये चुप रहा है, अगर ये पॉडकास्ट चुप होकर किया जा सकता है तो शायद मैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त आदमी होता। लेकिन मैं अगर किसी के साथ मीटिंग में गया तो मुझे मालूम है यहाँ बिना बोले काम नहीं चल सकता, उसको बताना पड़ेगा, उसको ब्रीफ लेना पड़ेगा, पर पूछना वो आपकी पड़ेगा। हैप्पी प्लेस नहीं है, इन अ वे नहीं है, इन अ वे नहीं है। अगेन, हम सबकी ज़िंदगी का ना एक प्रोफेशनल हिस्सा होता है, एक पर्सनल हिस्सा होता है। तो आप पर्सनल लाइफ में जैसे होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होते हैं, और ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अगर आप पर्सनल लाइफ में बहुत नीचे जा रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ऊपर जा रहे होंगे। कहते हैं ना खाई, और जब हम पहाड़ों में, हम सब ने घूमा होगा, पहाड़ों में क्या है ना, चोटियाँ जितनी बड़ी होती हैं ना, खाई उतनी नीची होती है, वादी उतनी गहरी होती है। तो ये हमारी ज़िंदगी में भी एज इट इज़ एप्लीकेबल होता है कि हम पर्सनल लाइफ में डाउनफॉल होता है हमारा, प्रोफेशनल लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ अगर बहुत अच्छी नहीं जा रही है, इन अ वे इसका मतलब है कि पर्सनल लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई थॉट आया, मुझे कुछ लिखना है और वो चीज़ मुझे मिल गई ज़िंदगी में, तो मैं क्यों लिखूँगा? और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे हर चीज़ मिल जाए, मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक अजीब सी मजबूरी है। मैंने अपने पहली किताब के प्रीफेस में लिखा था कि लिखना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, लिखे बिना मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कॉलेज टाइम में एक एक्सपीरियंस किया था, मैंने 3 महीना नहीं लिखा। कोई भी थॉट आए मैंने कहा कि लिखना ही नहीं है, और 3 महीने के बाद मैंने 10 पोइट्री एक दिन में लिखी थी, क्योंकि मैं लिख रह ही नहीं सका। मुझे अब लगता है कि मेरे लिए सांस लेना और पोइट्री लिखना या लिखना इन अ जनरल वे एक चीज़ है, और लिखना और पोइट्री, सांस लेने में से एक चुनना हो तो मैं शायद नहीं, मैं लिखना ही चुनूंगा। अब तो मतलब उस लेवल पे चीज़ें हो गई हैं। एक होता है ना, एक वक्त तक चीज़ें आपके इख्तियार में रहती हैं, एक वक्त के बाद वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो अब मुझे लगता है राइटिंग इस तरह हावी हो गई है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। वाओ, लेट मी टेक दिस इन। और ये मुझे लगता है हर आर्टिस्ट मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट्स में बताइए। दिस इज़ वंडरफुल त्रिपुरारी। ये पॉज ले रही हूँ मैं, ओके, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इतने आहा मोमेंट्स हो रहे हैं ना। तो इसी बात पर जी एक शेर हो जाए। इरशाद इरशाद इरशाद। मैंने एक कॉलेज के ज़माने की कुछ चीज़ सुनाता हूँ मैं। बिल्कुल सुनाइए। मैंने समझा था उसे आग बुझाने वाला, मैंने समझा था उसे आग बुझाने वाला, मैंने समझा था उसे आग बुझाने वाला, जिस्म उसका था मगर आग लगाने वाला। ओ, मैंने समझा था उसे आग बुझाने वाला, जिस्म उसका था मगर आग लगाने वाला। मैं जो रिश्तों को गंवाने का हुनर रखता हूँ, मैं जो रिश्तों को गंवाने का हुनर रखता हूँ, कौन है मुझसे यहाँ रिश्ता निभाने वाला? वाह वाह वाह, कौन है मुझसे यहाँ रिश्ता निभाने वाला? वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ रहा मुझे। शुक्रिया। पता है, एक बात बता रही हूँ, मैं भी कानपुर गई थी। ओके। तो मेरे पापा ने मेरी पॉडकास्ट देखी, तो पापा ने मुझसे पूछा
ये जो तो आप बीच बीच में इतना जोर जोर से हंसती हैं, ये स्क्रिप्टेड है कि वाकई हंसी आती है? पापा को मुझे लग रहा है शूट के टाइम पे होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसे ना मुंह फाड़ के चिंगाड़ के हंस रही हूँ और वो वीडियो बन के यूट्यूब पे जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है मैं कैसे हा 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 करके हंस रही हूँ। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनकी उनकी बिटिया इतनी खुश हो सकती है। नहीं ऐसी ऐसे मतलब हंस सकती है। चांडाल राक्षस के जैसे हंस सकती है। वैसे उनको पता है मैं ऐसे राक्षस की तरह हंसती हूँ, पर उनको शायद ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे वीडियो पे वीडियो ऐसे में। हंस रही हूँ। मतलब कुछ तो होना चाहिए। आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट। सो या तो त्रिपुरारी जी लिरिक्स तो पोइट्री होती है ना? इन अ वे। उसमें इन अ वे पोइट्री है, उसमें एक ख्याल है जो राइमिंग वर्ड्स पे लिखना है बिल्कुल या ऐसे लिखना है कि सुन के लगे कि भाई ये बातें थोड़ी ना हो रही है नॉर्मल, बिल्कुल। ये कुछ अलग है। तो इस अलग को लिखने का कुछ प्रोसेस है बिल्कुल। आपका जो आप शेयर करना चाहेंगे बडिंग लिरिसिस्ट्स के साथ? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि लिरिक्स राइटिंग और पोइट्री राइटिंग दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ओके दोनों कम्प्लीटली अलग चीज़ें हैं। ओके पोइट्री में क्या है, एक ख्याल है, एक क्राफ्ट है, आप उस ख्याल का एक्सटेंशन हो रहा है। अगर आप शेर कह रहे हैं, एक कपलेट है, ट्रिपलेट है, तो 2-3 लाइनों में बात कह दी। अगर एक नज़्म है, एक पोएम है, तो वो एक 100 पंक्तियाँ, 50, 20, 30 जैसी आपकी डिपेंड करता है आपका थॉट कितना बड़ा या छोटा है। तो इस तरह से पोइट्री लिखी जाती है। लिरिक्स में, उसमें पोइट्री में क्राफ्ट में ज़ाहिर है मीटर और तमाम चीज़ें भी हैं। लिरिक्स राइटिंग में क्या होता है कि आपको उसका एक अपना क्राफ्ट है। लिरिक्स में आप आज़ाद नहीं होते हैं, आपको आपके पास 100 बंदिशें होती हैं। पोइट्री में सिर्फ़ और सिर्फ मीटर की बंदिश होती है और ख़याल की बंदिश होती है। लेकिन लिरिक्स में सबसे पहली बंदिश तो यह है कि आपको एक सिचुएशन पे लिखना होता है। एक सिचुएशन एक फिल्म की भी हो सकती है, एक ऐसे ही छोटी सी स्टोरी की हो सकती सीन है, हो गया, एक सीन है, कुछ भी है, एक कहानी, छोटी सी कहानी है। एक थॉट को कन्वे करना है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू। अब अगर आप मान लीजिए कि एक फिल्म के लिए गाने लिख रहे हैं, तो कैरेक्टर की जो ज़ुबान होगी, कैरेक्टर अगर पढ़ा लिखा है तो आपको पढ़ी लिखी भाषा इस्तेमाल करनी होगी। कैरेक्टर अगर कानपुर का है, कैरेक्टर अगर समस्तीपुर बिहार का है, कैरेक्टर अगर बंगाल का है, कैरेक्टर अगर महाराष्ट्र का है, कैरेक्टर अगर गुजरात का है, तो उस गाने में वो शब्द अपने आप आएंगे, आने चाहिए। ये एज ए लिरिसिस्ट आपकी जिम्मेदारी है। तो दो बंदिशें हो गई, एक तो सिचुएशन प्लस कैरेक्टर। उसके बाद आपको ट्यून दी जाती है। ट्यून आपसे बेहतर मैं नहीं समझा सकता हूँ, फिर भी मैं बता दूँ कि ट्यून एक, जिस तरह से पोइट्री के मीटर्स होते हैं, पोइट्री में मीटर्स एक ही होता है, लेकिन सॉन्ग की जो मीटर्स होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। लेंथ ऑफ पोइट्री आप अगर समझने के लिए मैं कहूँ तो हो सकता है कि पहली लाइन में हो डा डा डा, दूसरी लाइन में हो डा 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 डा, कुछ भी हो सकता है। ये तीसरी बंदिश हो गई। इसके अलावा अगर ड डा, तो आपको ऐसे शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा जो फोनेटिक्स के साथ बिल्कुल मेल खाता हो। ड है तो वहाँ पे अ प स जैसे शब्द आएंगे। आ है तो आ, फिज़ा, ख़ज़ा, कुछ भी इस तरह का, हुआ, सुना, इस तरह की चीज़ें होंगी। आप सुनती होंगी बहुत सारे गानों में ना बहुत से शब्द कॉमन होते हैं। हाँ। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका फोनेटिक्स बहुत खूबसूरत है और राइटर को कुछ नहीं समझ आता तो वही लिख देता है, क्योंकि फोनेटिक्स के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। और हर उस गाने में जिसके फोनेटिक्स बहुत अच्छे हैं वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और ट्यून के साथ कोई सा भी गाना, कोई सा, मैं अभी एक गाना बहुत मशहूर हो रहा है, स्त्री 2 फिल्म का है। हाँ। आज की रात। आज की रात जिसको अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, सचिन जिगर का म्यूज़िक है। तो इसकी पहली पंक्ति है कि थोड़ी फुर्सत तो मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। दूसरी पंक्ति है आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए। अब बहुत खूबसूरत ख्याल है, बहुत खूबसूरत थॉट है। अब ये आइटम सॉन्ग की तरह ट्रीट किया गया है ना। तो बहुत, अब इसका फोनेटिक्स देखेंगे, आज की रात, तो रात की बजाय अगर हम शब इस्तेमाल कर दें तो यहाँ पे शब, तो शब क्या है ना, बंद लफ्ज है, लेकिन ट्यून के हिसाब से वो रात चाहिए। आज की रात, आज की शब,
नहीं एग्जैक्टली तो अब लिरिसिस्ट को सोचना है कि ट्यून की डिमांड क्या है, फोनेटिक्स कैसा चाहिए, रात चाहिए। अब शब और रात एक ही चीज़ है, लेकिन ये लिरिसिस्ट की जिम्मेदारी है कौन सा शब्द इस्तेमाल करे। फोनेटिक्स इस बात की इजाज़त दे रहा है कि शब नहीं करना है, रात ही चाहिए वहाँ पे। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इस तरह से हज़ारों एग्जाम्पल्स दिए बिल्कुल जा सकते हजारों हैं। हैं, क्योंकि हर इतने गाने जो हमें बिल्कुल याद हैं और वो इतने बिल्कुल सुंदर साउंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। और इसके अलावा 100 चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती है। इसके अलावा ये है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, आपको 2 पंक्तियों में कितनी बात कहनी है, आपको मुखड़े में कौन सी बात कहनी है, मुखड़े का थॉट क्या होगा। पोइट्री में एक ही थॉट का एक्सटेंशन है, लेकिन गाने में आपको कई थॉट्स हो सकता है कि पहली पंक्ति मेल पॉइंट ऑफ व्यू से कहना हो, दूसरी पंक्ति फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डुएट गाना है। ये भी हो सकता है कि मुखड़ा पूरा का पूरा मेल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अंतरे में आपको फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, या मुखरे का साइन और क्रॉस जो है वो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुक आपको फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें आपको उस बंदिश को निभानी पड़ती है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ बहुत टफ है। मैं भी लिखती हूँ कुछ, मतलब बहुत छोटी। आप तो बहुत अच्छा, फिर भी बहुत अच्छा, बहुतों से बहुत अच्छा लिखती हैं। ओह थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल यकीन करें इस बात का। अरे थैंक यू यार, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ। ओह थैंक यू सो मच त्रिपुरारी। और मैंने ये देखा है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो राइटर बन जाते हैं। मैं तो वॉइस ओवर भी करती हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बहुतों से बहुत अच्छा लिखती हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात पर खुश हूँ कि आंसू बहाऊं। आपको खुश होना चाहिए। थैंक यू। नहीं आप कह रहे हैं तो बिल्कुल खुश होंगी। मेरा एक गाना है ए खुदा, जिसके लिरिक्स जब मैंने और प्रणीता ने लिखे थे तो मैंने आपको दिखाए थे और कहा था कि भाई आप एक्सपर्ट हैं तो इसको ठीक कर दीजिए, तो आपने किया। और मैं जब भी कुछ लिखती हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि आप प्लीज़ इसको और बेहतर बना दीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा तो खैर कोई, मतलब मैं तो नहीं जानती हूँ जो लिरिक्स को, पोइट्री को बेहतर कर सकता है। सो आई ऑलवेज लुक अप टू यू फॉर दैट। और ये तो हो गई पोइट्री और लिरिक्स की बात। हम बात करते हैं डायलॉग्स की। डायलॉग राइटिंग, कैसे कैसे डायलॉग्स हैं जो हमें याद रह जाते हैं, जैसे कि ये 2.5 किलो का हाथ है जी, अगर पड़ गया तो इंसान उठ जाता है। हाँ, अगर पड़ जाता है तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। तो कितना वजन है इस डायलॉग में, और ऐसा है कि इतनी मीम्स बन गई हैं इसकी, इतने मतलब बहुत इसका मजाक भी उड़ा है, पर ये रह गया जहन में। मुझे लगता है इस डायलॉग को अगर सनी देओल के अलावा कोई और कहता ना तो इतना ये फेमस नहीं होता। अगर आप कागज़ पे लिख के देखिए ये 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ता है ना इंसान उठता नहीं, उठ जाता है, ये बहुत अजीब लगे क्या लिखा हुआ है। हाँ। और सच पूछिए तो बहुत अच्छा डायलॉग है भी नहीं। बावजूद इसके पूरा क्रेडिट मुझे लगता है सनी देओल साहब को जाना चाहिए, जिन्होंने जिस अंदाज से डायलॉग डिलीवरी की है उसकी वजह से ये फेमस हुआ है। तो जब आप डायलॉग लिखते हैं जी, तो क्या आप ये जहन में रखते हैं कि ये बोलेगा कौन? डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम पे प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। अगर मुझे पहले फिल्म राइटिंग में इन्वॉल्व किया गया है तो मुझे पता नहीं किसके लिए होना है। लेकिन अगर कास्टिंग तय हो गई है तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि ये अगर कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को ये वाला एक्टर या एक्ट्रेस प्ले करने वाले हैं, तो किस तरह के डायलॉग में सख्ती या नरमी बरती जा सकती है। इतना ख्याल तो रखना पड़ता है। अच्छा, लेकिन और जब आप डायलॉग लिखते हैं जी, तो आप ये सोचते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा उस पर, ऐसा जहन में रखना पड़ता है? निर्मल वर्मा एक हिंदी के बहुत बड़े राइटर हुए हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि रचनाकार ईश्वर की तरह होता है, जो हर जगह होता है लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो हर राइटर जो फिल्म का राइटर है या नॉवेलिस्ट है उसको पता होता है कि मेरी इस बात पे ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। और साइकोलॉजी की बात करें तो एक जनरल चीज़ होती है कि कोई भी बात अगर कही जाएगी ना तो कम से कम एक आदमी के मन में कम से कम 7 रेफरेंस आते हैं। ओके। और राइटिंग करते हुए इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपको कौन से रेफरेंस ऑडियंस के मन में छोड़ने हैं, किस रेफरेंस का इम्पैक्ट छोड़ना है। तो आप पहले से तय करके रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कि ये तो वाला डायलॉग तो इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, तो कौन सा इम्पैक्ट चाहिए मुझे पहले से पता हो, या किसी भी राइटर को पहले से पता है कि इस बात पे ताली बजेगी, इस बात पे नहीं बजेगी। अगेन
ये एक फार्मूला है जो एक हद तक काम आता है। फॉर्मूला है ये, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हर राइटर ये कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बेसिक चीज़ है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट, ये आपको ओके, पता होता है। लेकिन ओके। कभी कभी क्या होता है ना, लोग तो लोग हैं, कभी कभी राइटर को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ मैंने लिख दी, ऑडियंस रिएक्ट कुछ नहीं करती है। कभी कभी बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लगता है कि अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऑडियंस उसको क्या से क्या बना देती है। ऐसा भी होता है, बट क्राफ्ट की अपनी हदें होती हैं, लोगों की हदें नहीं हैं। इसी बात पे एक और शायरी हो जाए, इरशाद इरशाद इरशाद। शायरी, मुझे हर बार शायरी के लिए ना दिल्ली जाना पड़ता है। उसका सबसे उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस दौरान मैंने शायरी बहुत अच्छे से मैंने क्राफ्ट पे बहुत काम किया, और मेरे जो बहुत सारे एक्सपीरियंस, क्योंकि दिल्ली में मैं लगभग 8 साल रहा, तो कॉलेज लाइफ कहते हैं ना, कॉलेज लाइफ जो है वो आपकी गोल्डन एज होती है लाइफ की। तो कॉलेज के टाइम की कोई चीज़ मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए, सब कॉलेज जाने वालों ये सुनो, आपके टाइम की और आपके मतलब की बात हो रही है। अर्ज़ किया है, तजरबा जो भी है मेरा मैं वही लिखता हूँ। तजरबा जो भी है मेरा मैं वही लिखता हूँ, मैं तसव्वुर के भरोसे पे नहीं बैठा हूँ। तसव्वुर, इमेजिनेशन, ओह, मतलब मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, इमेजिनेशन नहीं है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो, क्या बात तजरबा है। जो भी है मेरा मैं वही लिखता हूँ, मैं तसव्वुर के भरोसे पे नहीं बैठा हूँ। और मैंने एक नज़्म सी लड़की पे गज़ल लिखी थी। ओहो, मैंने एक नज़्म सी लड़की पे गज़ल लिखी थी, और फिर यूं हुआ अफसाना बना फिरता हूँ। ओफो, अफसाने खुद ही बन गए हैं आप। यही होता है इश्क में, और क्या होगा। तो तजुर्बे से ये लिख दिया आपने, कौन बिल्कुल। थी वो, जरा बताएंगे कुछ? ज़िंदगी में क्या होता है कि जब आप एक उम्र जीते हैं तो अलग अलग वक्त में अलग अलग लोग आपकी ज़िंदगी में शरीक होते हैं, अलग हो जाते हैं। कोई इंसान हो, कोई किताब हो, कोई इंसिडेंट हो, हर किसी का आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। ज़रूरी नहीं हो, दुनिया हमेशा ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखती है, या यूं कहें कि देखना चाहती है। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की सड़क पे हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं, राइट। एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये देखेगा कि हाथ किस तरह से पकड़ा हुआ है, उनका बॉडी लैंग्वेज स्टडी करेगा, राइट, और बताएगा कि इनके बीच क्या रिलेशन हो सकता है। ये भाई बहन हैं, सिर्फ दोस्त हैं, ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या फिर इनका अभी ब्रेकअप हुआ है। इस तरह सी चीज़ें एनालाइज की जा सकती हैं। एक राइटर उसको बहुत अलग तरह से देखेगा, एक कॉमन मैन अलग तरह से देखेगा। दुनिया इन जनरल एक ही नज़र से देखना चाहती है कि दो लड़के लड़की हैं। वो किसी फिल्म का डायलॉग है ना, लड़के लड़की दोस्त नहीं होते। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, पता नहीं किसका है, हाँ शायद उसी का है। अरे उसी हाँ का, हाँ उसी का अरे है, भाई उसी का। ये जब आई थी पिक्चर यस तो स्कूल में बोलते थे ये, यस यस, सलमान खान उनकी क्लास पहली में फिल्म। आपस में लड़के लड़कियां ये सब बात करते थे बिल्कुल कि एक बिल्कुल लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते ना, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, बताओ। बिल्कुल। तो दुनिया इसी नज़र से देखती है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए वो दो ह्यूमन बीइंग हैं सिर्फ, और उनके बीच कुछ भी हो सकता है। 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उन 1000 पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करता है एक राइटर। हो सकता है उसके इस मोमेंट में एक थॉट आया है कि व्हाट इफ़ दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो आप उस तरह की राइटिंग के एक पोएम लिख सकते हैं। अगले मोमेंट में ये थॉट आएगा कि क्या पता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो वो उस तरह की चीज़, वो बॉडी लैंग्वेज पे कभी नहीं जाएगा। वो सिर्फ अपने दिमाग में सोचेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं एक लड़के और लड़के के बीच, एक मैन वुमेन, इन दोनों के बीच क्या क्या, एक लड़का और लड़की किस किस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन तमाम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वो सोचेगा, और एक पॉसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा उसको इम्पैक्टफुल लगेगी उसके बारे में लिखेगा। एक आर्टिस्ट की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो डिसीजन नहीं लेता है, वो तय नहीं करता है कि ये अच्छा है या बुरा है। दुनिया डिसाइड करती है कि ये ब्लैक है वाइट है। आर्टिस्ट हमेशा ग्रे जोन में होता है, ग्रे एरिया में रह के वो
कहता है कि ये ऐसा है, मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन ये ऐसा मुझे समझ आया, ये ऐसा मुझे दिखाई पड़ा। तो आर्टिस्ट वो कहता है जो उसको दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको जितना कुछ समझ आ रहा है वो बस उसको शब्दों में या अपनी बिल्कुल, किसी भी पेंटिंग फॉर्म में, में, गाने म्यूजिक में, में, हाँ, बिल्कुल वो बस एक्सप्रेस कर देता है कि उसको ये एग्जैक्टली, दिख रहा है। अब बिल्कुल ये सही है या गलत है, ये तो वो तय ही बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। तभी तो हम लोग एक्सप्रेशन, इसकी बात बहुत होती है कि आर्टिस्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल वही तो एक्सप्रेस कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि जो चीज़ दिख रही है, जो और महसूस हो रही एक्सप्रेस ही है। नहीं कह रहे हैं, आपको एक नया नज़रिया दे रहे हैं। आप एक मान लीजिए एक भाई बहन ही बैठे हैं, लेकिन हो सकता है ना भाई बहन के बीच बिल्कुल ना बनती हो, लेकिन उन ना बनने में भी प्यार तो हो सकता है ना। हाँ, एक शेर है कि मोहब्बत में शिकायत कर रहा हूँ, मोहब्बत में शिकायत कर रहा हूँ, शिकायत में मोहब्बत कर रहा हूँ। ओहो क्योंकि ये सिर्फ एक नज़रिए की बात है हाँ, कि हम जिससे प्यार करते हैं उसी से तो शिकायत करते हैं ना। हम जिसे प्यार ही नहीं करते उससे क्या शिकायत करेंगे। मोहब्बत में शिकायत कर रहा हूँ, शिकायत में मोहब्बत कर रहा हूँ। वो यूं भी खूबसूरत है मगर मैं, वो यूं भी खूबसूरत है मगर मैं उसे और खूबसूरत कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। ये अपने अपने देखने का नज़रिया ये है। तो एकदम वो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एन आर्टिस्ट डज। बिल्कुल जो आर्टिस्ट करता है वो आपने अब शब्दों में बोल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो आई वुड लाइक टू कम बैक टू द पॉइंट त्रिपुरारी, ओके। थोड़ा सा सेंसिटिव है इशू। वो वक्त जब आपके फादर गुजरे थे, आपने मुझे बताया था कि उस वक्त कुछ हुआ, आपको अंदर कुछ महसूस हुआ, तो वो बताइए वो क्या था। किसी भी, एक तो क्या होता है ना, मैं क्योंकि गांव में बड़ा हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ों से अनजान था मैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने ज़िंदगी में कई सारे डेथ देखे थे, बहुत सारे, मेरे बड़े वाले दादाजी गुजरे थे, गांव में कई लोग गुजरे, मैंने सबको देखा था। लेकिन क्या होता है ना, एक डिस्टेंस से आप देखते हैं हर चीज़ को, और कोई चीज़ जो आपके भीतर गुजरती है बहुत फ़र्क होता है। कोई आपका अपना एक्सपीरियंस हो और किसी दूसरे का एक्सपीरियंस हो, बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे नहीं मालूम था कि मौत किस तरह की मौत है, क्या मुझे नहीं मालूम था। आप बहुत छोटे थे, 13 तेरह साल के तेरह तो बरस थे। का था मैं। तो जब मैं स्कूल गया हुआ था तो मुझे स्कूल से बुलाया गया कि घर चलना है। तो मुझे तो लगा कि अचानक से, मतलब स्कूल क्लास चल रही है उसके बीच में क्यों जाना है, फिर भी क्योंकि भाई साहब आए थे बुलाने तो मैं गया। और मैंने देखा कि दरवाजे पे सैकड़ों लोग खड़े हैं। मैं भीड़ को चीरते हुए मैं अंदर गया, मैंने देखा कि बरामदे पे बाबूजी की लाश रखी हुई है। मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा मतलब मैं, वो एक मोमेंट है, मुझे समझ ही नहीं आया कि एक इंसान जो कल तक मुझसे बात करता था अब बात नहीं करेगा। किसी इंसान का होना उसके नहीं होने में बदल गया है। तो किसी का ना होना नहीं होना जब हो जाता है उसी को हम मौत कहते हैं क्या। लेकिन ये तो सिर्फ फिजिकल फॉर्म है ना। बहुत बाद में मैंने कॉलेज के दिनों में पढ़ा, पतंजलि को जब पढ़ा तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी 7 तरह की होती है और 7 तरह के हमारे ड्रीम्स होते हैं। तो मैं जो देख पा रहा था वो तो फिजिकल बॉडी थी ना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने बाबूजी की लाश देखी, मैं कई सेकंड्स तक, कई मिनटों तक देखता रहा। और देखते देखते मुझे एक अजीब सा रियलाइजेशन हुआ। मैंने ये महसूस किया कि मेरे भीतर 2 लोग हैं जो मेरी ही तरह के दिखते हैं, मेरी ही उम्र के हैं। एक लड़का हंस रहा है, एक लड़का रो रहा है। और मैं उस समय तीसरा लड़का हो गया जो दोनों को सिर्फ और सिर्फ देख रहा है। तीसरा लड़का भी नहीं कहना चाहिए, बेसिकली एक सेंस ऑफ, उसको क्या कहना चाहिए, विटनेस हो। मैं सिर्फ विटनेस था, मैं था ही नहीं। मैं सिर्फ देख रहा था कि एक लड़का हंस रहा है, एक लड़का रो रहा है और सामने बाबूजी की लाश पड़ी है। कहते हैं ना, आप कभी कभी स्पीचलेस हो जाते, क्या कहें समझ ही नहीं आ रहा है, क्या कुछ नहीं समझ आ रहा है। और जब मैंने अपने बाबूजी को मुखाग्नि दी, जाहिर है वो एक सोसाइटी का एक प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना होता है, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं घर में सबसे छोटा था, मुझे मुखाग्नि देना था।
सिर्फ इसलिए कि सबसे बड़े वाले भाई साहब थे वो टाइम पे पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो पटना में रहते थे। उसके बाद जब मैं मुखाग्नि दे रहा था, बाबूजी की चिता जल रही थी, बहुत सारी, वो मंज़र मेरे भीतर कहीं ना कहीं रह गया था। मैंने ज़िंदगी में ज़ाहिर है 2 साल के बाद पोइट्री शुरू की, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, नॉवेल के बारे में सोचता था, लेकिन वो एक चीज़ थी ना मेरे भीतर अटक गई थी, वो एक मोमेंट था। उनकी मौत के 18 बरस बाद मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी। अश्क आँखों से न टूटा एक भी, अश्क आँखों से न टूटा एक भी, इस तरह दिल की चिता को आग दी। मेरे भीतर कोई बेटा मर गया, मैंने जब अपने पिता को आग दी। 18 बरस लग गए मुझे इस बात को समझने में कि वो क्या हुआ था, वो मोमेंट क्या था। और मुझे समझ आया, उस दिन समझ आया ये लिखने के बाद, कि हर इंसान जिससे आप थोड़ा बहुत भी अटैच होते हैं ना, उसकी अगर मौत होती है तो आपके भीतर का भी एक हिस्सा मरता है। और मेरे लिए मेरे बाबूजी सब कुछ थे, बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन कहते हैं ना पूरी फैमिली में आप एक इंसान के बहुत करीब होते हैं, तो मैं अपने बाबूजी के बहुत करीब था, बहुत बहुत करीब था। और वही जब नहीं रहे तो फिर क्या ही बचा दुनिया में। तो वो चीज़ जो है ना आज भी हॉन्ट करती है मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लूँ ना, वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती ना। इसीलिए मेरी ज़्यादातर राइटिंग्स में ना वो एक सैडनेस का भाव रहता है, क्योंकि मुझे मालूम, ये चीज़ मैं जानता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लूँ ना, बाबूजी तो लौट के नहीं आ सकते ना। और हर वक्त ये ख्याल आता है। कॉलेज के दौरान मैंने सैकड़ों प्राइजेज जीते, आजकल बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स में नाम है, फ़ोटो है, सब मतलब एक कहते हैं ना दुनिया की नज़र में जिसको आप कामयाब होना कहते हैं, वो सब कुछ लाइफ में हो रहा है टाइम के साथ। लेकिन भीतर जो है, भीतर का खालीपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर मोमेंट में यही लगता है कि क्या ये इसका बदल है। इस स्टेट ऑफ माइंड में कई सालों तक रहने के बाद मुझे ये बात समझ आई, बदल नहीं है, लेकिन ये जो हम कंपेयर करते रहते हैं ना कि इसके बदले ये, इसके बदले ये कंपेयर करने का अप्रोच ही गलत है। ये जीने का ढंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जीने का तो ढंग है ही नहीं। रिसेंटली मैंने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, डेथ एक सच्चाई थी ज़िंदगी में, और जो लोग शामिल हुए हैं मेरे, वो अपनी सच्चाई है, और जो फ्यूचर में होंगे वो मेरी सच्चाई है, माँ मेरी है, वो ज़िंदगी की सच्चाई है, और बहुत सारे काम जो मैं कर रहा हूँ और जो करना चाहता हूँ वो हकीकत है। कंपेयर जब भी मैं करूँगा ना तो मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिल सकता है, जो कि मैं एक उम्र तक करता रहा था, और धीरे धीरे उस दुख में शायद कहीं ना कहीं लुत्फ़ आने लगा था मुझे। लेकिन एक वक्त के बाद मैं खुद ही समझा कि ये जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कहीं न कहीं भीतर से ना काटती रहती है। और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हर चीज़ का ना एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक टाइम आता है। मुझे लगता है कि शायद अब जाके मेरी ज़िंदगी में 20-22 बरस के बाद वो मोमेंट आया है जब मैंने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि हाँ, डेथ एक रियलिटी थी जो कि मेरे बाबूजी के साथ हुआ, और अगर वो नहीं हो पाती तो शायद ज़िंदगी क्या है ना, हमेशा सर्कल में काम करती है, एक लिंक है। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि बाबूजी की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके बाद की जितनी ज़िंदगी है ना, शायद वो कड़ी कुछ और हो रही। मैं इस वक्त नहीं होता यहाँ पॉडकास्ट में, मैं ज़िंदगी में कुछ और कर रहा होता, ये भी तो मुमकिन था ना। बिल्कुल। तो अगर आज हम अपने आज से खुश हैं ना, तो उस दुख को भी हमको गले लगाना पड़ेगा। अगर हम आज अपने आज से खुश हैं तो बीते हुए कल में जो दुख था उसे भी गले लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़े एक्टर हैं फरहान अख्तर, उनके पिता है जावेद अख्तर, जावेद अख्तर के पिता है जानिसार अख्तर। उनका एक शेर है, उनकी फैमिली में बहुत से पोइट्स हुए हैं। जानिसार अख्तर का एक शेर है कि अब ये भी नहीं ठीक, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा लें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा लें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा लें,
कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। ओफ। ये शेर जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे लगा कि ज़िंदगी में ना बहुत कुछ पर्सनल होता है, और कोई एक चीज़ अगर पर्सनल हो सकता है ना तो वो आपका दुख होता है, वो दर्द है। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप किसी से हमेशा महसूस करते हैं कि कहते भी हैं फिर भी लगता है नहीं कह पाए। वो एक्चुअली आपके जीवन की तकलीफ़ें होती हैं। जो सच्चाई ये है कि आप बयान कर ही नहीं सकते हैं। मैं 100 किताबें लिख लूँ अपने पिता की मृत्यु के बारे में ना, वो बयान नहीं हो सकती है वो चीज़ें। वो दुख अपनी जगह मौजूद रहेगा, और आपके जीवन का दुख, आपके जीवन की उदासी वज़न रखती है, जगह घेरती है, और आपके भीतर का बहुत बड़े हिस्से पे हावी रहती है हमेशा। तो मुझे अब जाके ये महसूस हुआ है कि ज़िंदगी में जो जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें, और आप जितने एम्पैथी से भर सकते हैं ना, अपने आप को भरें, तभी आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, सुकून जिसको हम कहते हैं। और ये अप्रोच अगर अपनाएं तो आप, जाहिर है, आप अपने दुखों को भी उसी खूबसूरती से संजो के रखेंगे, गले लगाएंगे जिस तरह से आप खुशियों को लगाना चाहते हैं। क्योंकि हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है लाइफ में। हर चीज़ कुछ ना कुछ दे के जाती है, और सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम दुख महसूस नहीं करेंगे, बिल्कुल, हमको पता ही नहीं चलेगा कि सुख में क्या मिलता है। बिल्कुल। आप सोचिए, एक बंदा है जो सड़क पे खड़े होकर कह रहा है कि मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन एक बंदा जो 20 साल जेल में रह के आया है, वो एक्चुअली जान पाएगा ना कि फ्रीडम क्या होता है। हाँ। वो जो हमेशा से फ्री है उसे क्या पता, उसे पता ही नहीं है। हिंदी के एक बहुत बड़े पोएट हैं धूमिल, हाँ, सुदामा पांडे धूमिल। बिल्कुल। उनकी एक कविता है लोहे का स्वाद। उस कविता में एक पंक्ति है कि लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगा हो। लोहे का स्वाद लोहार से नहीं पूछना चाहिए, लोहे का स्वाद घोड़ा ही बता पाएगा जिसके मुंह में लगाम है। तो हम सब की ज़िंदगी में ना कॉन्ट्राडिक्शन भरा हुआ है। हम आज़ादी का मतलब तभी समझ पाएंगे जब हम गुलामी का मतलब समझते हों, जब हम गुलाम रहे हों, बिल्कुल, या बिल्कुल, हमने देखा हो किसी को गुलाम रहते वो हुए। आपकी एक्सपीरियंस का हिस्सा हो। अगर नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। करेक्ट। ये तो बहुत ही एनलाइटनिंग बात आपने बताई त्रिपुरारी। बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन रहा ये। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और एंड आई एम श्योर जो लोग ये सुन रहे हैं, एक राइटर्स पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, एक राइटर्स पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क ही डज, हिज प्रोसेस, ये काफ़ी पता चला है आपको। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आपने इतनी ज्ञान की बातें की हैं, ज़िंदगी की बातें की, तजुर्बे की बातें की हैं, जो बहुत ही एनरिचिंग है मेरे लिए। मतलब बाकियों का तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। जब जितनी बार मैं आपसे मिलती हूँ, ये कॉन्वर्सेशंस होते हैं हमारे, उतनी बार एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। और शायद इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि ये बातें रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। कोई जो देखे, कोई जो सुने, किसी ना किसी के तो काम आएंगे। बिल्कुल। और बहुत बहुत आपको पहली बात तो बधाई उन सब सक्सेसेस के लिए जो आपको मिल रहे हैं, और मुझे पता है मिलते रहेंगे। आप बहुत टैलेंटेड हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग वर्क। थैंक यू। और हमारे जो लोग सुन रहे हैं आपको, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को पहचानें। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना तो आप सबको पहचान लेंगे। शुरुआत हमेशा खुद से होती है। कहते हैं, एक मेरी ही नज़्म का एक आखिरी हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी भी एक सफ़र का नाम है जिसमें मुसाफिर को खुद अपनी उंगलियां थामे अजब से रास्तों पर खुद से चलकर खुद तलक ही आना होता है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो @बरखा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर तो आप कर ही लेंगे। शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। बाय।